और अब बढ़ते हैं भारत के सामने विदेशी मोर्चे पर तैनात दूसरी बड़ी चिंता की ओर। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के हमले को 11 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। करीब 40,000 फिलिस्तीनी और 1200 से ज्यादा इजरायली इस बीच मारे जा चुके हैं, लेकिन ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, उल्टा इसके आसार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन चिंगारियों से पूरे पश्चिम एशिया के एक बड़े इलाके में युद्ध की आशंकाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना एक नौसैनिक बेड़ा पूर्वी भूमध्य सागर में भेज दिया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ अत्याधुनिक F-35C लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन वहां पर तैनात हो रहा है। इसके अलावा गाइडेड मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भी तैनात कर दिया गया है। रविवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने ये तैनातियां की हैं। आशंका है कि ईरान किसी भी समय इजराइल पर बदले की कार्रवाई कर सकता है। इस सब के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बयान जारी कर दोहराया कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा और इसी के तहत पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में भी अमेरिका ऐसा कर चुका है, जब पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भेजा था। तब उसका मकसद गाजा पर इजराइल के हमले का फायदा लेने से हिजबुल्लाह और ईरान को रोकना था। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के नौसैनिक बेड़े की तैनाती पश्चिम एशिया में युद्ध को हवा देने से ज्यादा ईरान को संभावित हमले से रोकने के लिए है। दरअसल 31 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मोहम्मद पेशेकिया के सत्ता संभालने के दिन तेहरान के एक होटल में हुए बम धमाके में हमास के एक बड़े नेता इस्माइल हानिये की मौत हो गई थी। हानिये राष्ट्रपति पेशेकिया के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान में ही मौजूद थे। ईरान इसके पीछे इजराइल का हाथ मानता है और उसने इसका बदला लेने का सार्वजनिक ऐलान भी किया हुआ है। इससे ठीक एक दिन पहले इजराइल समर्थित विद्रोही गुट हिजबुल्लाह के भी एक सीनियर कमांडर फवाद शुक्र को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक हवाई हमले में मार गिराया था। लगातार 2 दिन अपने 2 करीबी संगठनों के शीर्ष नेताओं के मारे जाने से ईरान का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन ईरान के हमले के ऐलान को 15 दिन पूरे हो रहे हैं, अभी तक उसने अपने अल्टीमेटम पर अमल नहीं किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ये करेगा ही नहीं। 4 महीने पहले 13 अप्रैल को ईरान ऐसा हमला कर चुका है। सीरिया में अपने 2 जनरलों की इजरायली हमले में मौत के बदले के तौर पर तब ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइल से हमले इजराइल पर किए थे। इजराइल पर वो सीधा फौजी हमला था, लेकिन इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से जैसे सुरक्षा इंतजामों से 99% हमलों को नाकाम कर दिया। क्या इस बार ईरान इससे भी भयानक हमले को अंजाम देने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को यही अंदेशा भी है। डर यह है कि ईरान का कोई भी हमला कभी भी पश्चिमी एशिया में बारूद के इस ढेर पर ऐसी चिंगारी सुलगा सकता है जिसे एक पूरे युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से दुनिया के कई देश खींच सकते हैं। लड़ाई के बड़ा होने की पूरी आशंका दिखाई देती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश ईरान और इजराइल दोनों को संयम बरतने की सलाह देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सोमवार को ही ईरान को अपनी धमकियों पर अमल न करने की सलाह दी और कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके साथ रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति को फोन भी कर दिया, जिसकी ईरान के विदेश मंत्रालय ने आलोचना की है। ईरान का कहना है कि उसे अपनी संप्रभुता को बचाने का पूरा अधिकार है, लेकिन माना जा रहा है कि हमले से पहले ईरान हर पहलू को तोल मोल कर देख लेना चाहता है। अगर लड़ाई पश्चिम एशिया के बाकी इलाकों में फैली तो क्या वो इसके असर को संभाल पाएगा? इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने अभी अपनी नई कैबिनेट को फाइनल नहीं किया है। यही नहीं, ईरान को भी यकीन नहीं है कि कौन से पड़ोसी देश उसके साथ आएंगे, क्योंकि बाकी दुनिया के मुल्क तो इजराइल के साथ दिखते हैं। ईरान को भरोसा नहीं है कि कौन से लोग उसके साथ होंगे। कूटनीतिक आर्थिक मोर्चे पर भी संतुलन इस वक्त बहुत ज़रूरी है और यही दुनिया भर के तमाम मुल्क चाहते हैं।
ईरान पर तमाम प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जो कि दुनिया के जैसे मुल्क इजराइल के पीछे इस वक्त खड़े दिखाई देते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति जानते हैं कि उन्हें ताकत दिखाने के साथ आर्थिक कूटनीति मोर्चे का भी संतुलन करना होगा, क्योंकि बात बिगड़ी तो उस पर लगने वाले प्रतिबंध सख्त हो जाएंगे। लड़ाई की आशंका के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन समेत कई पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो लेबनान से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें वहां इजराइल के बड़े हमलों की आशंका है। इसी तरह कई एयरलाइंस ने इजराइल, जॉर्डन, लेबनान के लिए अपनी उड़ानें सस्पेंड की हुई हैं। इस बीच युद्ध के मोर्चे पर उतरे इजराइल में घरेलू मोर्चे पर भी तनाव है। रणनीति को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट भी एक राय नहीं है। मीडिया के मुताबिक गैलेंट नेतन्याहू के युद्ध के लक्ष्य संपूर्ण जीत से सहमत नहीं है। नेतन्याहू उसके लिए गैलेंट की आलोचना भी कर रहे हैं। तो इन हालात में पश्चिमी एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। क्या होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में इस इलाके में? क्या यहाँ पर दुनिया की एक और बड़ी लड़ाई देखी जाएगी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब और इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी खिमराज जहांगीर साहब। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल मेरा जहांगीर साहब आपसे है। आप वहाँ पर मौजूद हैं और आप ही से पूछना चाहता हूँ, पिछले 2 हफ्तों से, लगभग 1.5 हफ्तों से हो रहा है, युद्ध हुआ युद्ध हुआ युद्ध हुआ, ईरान अटैक करेगा इजराइल पर, हमला जवाब देगा। आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या भाप पा रहे हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो सर नमस्कार। देखिए, ईरान की जो लड़ाई की जो एक धमकी है, वो दरअसल महज धमकी है। ईरान की पिछले 25 से 30 साल की इजराइल के साथ जो नूरा कुश्ती है, जो एक तनाव है, उसमें ईरान हमेशा से एक प्रॉक्सी वॉर, एक शैडो वॉर को ज्यादा प्रैग्मेटिकली देखता है। एक सीधी लड़ाई का ईरान के लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना तय है। न ईरान के पास उतनी एयर पावर है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके, न ईरान के पास इंटरनेशनल अलाइज हैं जो उनके साथ खड़े होंगे। इनफैक्ट रीजनली आप देखें, जिस जिक्र का आपने अप्रैल के महीने का जो जिक्र किया था, अप्रैल में जब ईरान ने 300 रॉकेट दागे तो वो बड़ी प्रिडिक्टेबल फॉर्म में दागे थे, जिससे वो सारे इंटरसेप्ट हुए। पर उसमें सबसे बड़ा अहम था कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी इसराइल का साथ दिया ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। तो ईरान नहीं चाहता कि एक सीधी लड़ाई में अरब देश, खाड़ी के देश और इसराइल और अमेरिका तीनों एक साथ निकल के बाहर आए उनके खिलाफ। ईरान का फिलिस्तीन के मुद्दे का एक राजनीतिक उपयोग ज्यादा है। वो इस मुद्दे को उठाते हैं, वो इस मुद्दे पे बड़ी शेखी बगाड़ते हैं, पर वो इस मुद्दे के लिए अपने देश को एक लड़ाई में झोंकने की कीमत नहीं देना चाहते। ये उनके लिए बड़ा एक इसलिए भी खड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंटल है कि अमेरिका ने अपने बहुत बड़े बेड़े भूमध्य सागर में तैनात कर दिए हैं। प्रिकॉशन कह लीजिए, तैयारी कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। इस बीच में ये लगा, अगर आपकी बात सच है कि ईरान केवल पोजिशनिंग कर रहा है और नहीं करेगा, तो क्या इस परिस्थिति में हम ये मान के चलें कि इजराइल पर हमला नहीं होगा? मेरा देखिए, ये स्पेकुलेट करना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, पर हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा ये हमला नहीं होगा। ये हमला कुछ कुछ अप्रैल जैसा होगा कि ईरान 15 दिन बाद के वेट के और सस्पेंस के बाद एक हमला करेगा, जिसमें सारी चीजें प्रिडिक्टेबली इंटरसेप्ट हो जाएंगी और किसी इजरायली सिविलियन सिटी तल अवीव या हाइफा पे जान माल की क्षति नहीं होगी। तो उससे होगा ये कि ईरान एक तरह से कहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेगा, कि उनका दिखावा भी पूरा हो जाए जो उनके लिए बहुत जरूरी है, पर वो सीधी लड़ाई की वजह इसराइल को ना दें, अमेरिका को ना दें। जी। ईरान का न लड़ना इस बात पे भी बहुत निर्भर करता है कि अमेरिका कितना इसमें शामिल है। और आपने जैसा कहा, अमेरिका ने पूरे अपने युद्ध के असले को खोल रखा है। तो ईरान इतनी बड़ी तैयारी के खिलाफ जाके
हमला करेगा, ये मतलब एक तरह से सुसाइड कहा जाएगा ऐसे जी, स्ट्रेटेजिकली। मैं आगा साहब आपको लेके आना चाहूँगा। आप इस पूरी सिचुएशन को हम सबसे बेहतर समझते हैं। वेस्ट एशिया पे जितना आपने लिखा है, पढ़ा है, समझा है, उतना शायद हिंदुस्तान में तो कोई और नहीं दिखता है मुझे। आपका क्या आपको क्या लगता है, ईरान क्या करने वाला है? करेगा, नहीं करेगा? करेगा तो कब करेगा? किस बात का वो इंतज़ार कर रहा है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ईरान हमेशा चाहेगा कि जंग ना हो, कोई एक बड़ी जंग ना हो, इसलिए कि उसको मालूम है कि वो बड़ी जंग में एयर पावर उसके पास उतनी नहीं है जितनी। लेकिन ईरान एक चीज जानता है कि वो जो है अ, इजराइल के बहुत से ठिकानों पे अटैक कर सकता है। वो स्वयं और उसके जो सहयोगी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि हूती, हिजबुल्ला और दूसरे तमाम। दूसरी चीज, ईरान के पास एक बड़ा कार्ड वो ये है कि वो तेल की सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इसके मतलब ये है कि वो बड़ी समस्या भारत समेत पूरे पश्चिमी देश और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और अमेरिकन इकनॉमी या यूरोप की इकनॉमी काफ़ी वीक है, इन्फ्लेशन बहुत है वहाँ पे। जर्मनी में तो रिसेशन भी आ गया था बीच में। रिसेशन से बाहर है मगर ये देश काफ़ी कम वीक है इकोनॉमिकली। तो ऐसी स्थिति में दोबारा से रिसेशन आने का डर है, जिसके लिए बहुत चिंतित है पश्चिमी देश, खासतौर से यूरोपियन देश जो है वो बहुत चिंतित है। वो नहीं चाहते कि ये जंग हो। दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हानिया की डेथ हो गई। हानिया की डेथ ऐसे मौके पे की गई, हम सब जानते हैं, जबकि वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह था नए प्रेसिडेंट का, उसी समय उनकी हत्या हुई। अ, बात दरअसल ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे इजराइल इस बात में इंटरेस्टेड है कि जंग का विस्तार हो। वो लगभग 10 महीने से लड़ रहा है हमास से, अभी तक हमास को का सफाया नहीं कर पाया। उसको एक ही चीज लगती है कि युद्ध का विस्तार कर दो तो अमेरिका, यूरोप सब उसके पक्ष में होंगे। ईरान को भी हटाया जा सकता है, और ये जो जी, मिलिटेंट ग्रुप हैं जिसको वो आतंकवादी ग्रुप कहते हैं, और ये ईरानी उसको कहते हैं कि ये जो हैं, ये सारे ग्रुप जो हैं ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस हैं, ये अलग अलग कंसेप्ट हैं दोनों के। वो इतने कमजोर हो जाएंगे कि बाद में उनसे निपटना बहुत आसान होगा, वो इतने नहीं रह जाएंगे। तो ये जब तक इजराइल के ऊपर प्रेशर, मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेगा कि वो आइंदा ना रुकें, बातचीत हो सकती है। और जैसा कि हमारे कोलीग ने बताया वहाँ से, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में, कि अगर एक इस तरह का एक दिखावे वाला अटैक करके बचाया जा सकता है। फिलहाल इस महीने तो अटैक की कोई चांसेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि इराक का गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि शिया उलेमास जितने हैं ग्लोबली, उनका जी। ईरान पे बहुत प्रेशर है कि इस महीने वो बिल्कुल कोई ऐसी छेड़खानी न करें, क्योंकि नजफ से करबला के बीच में एक मार्च होती है जिसमें लगभग 24-25 लाख शिया मार्च करके, ये 82 किलोमीटर की मार्च होती है, वहां तक जाते हैं। ये बहुत समय से चल रही है, अब पूरी दुनिया से वहां जाते हैं, लाखों लोगों के टिकट बुक हैं, कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख तो इंडिया से अकेले जाते हैं जी हाँ। ये लोग। तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये शुरू से उनके ऊपर काफी, इस समय जी, उनके ऊपर प्रेशर है कि मैं अरबईन निकल जाए, उसके बाद आप कोई इस किस्म का कदम उठाएं तो तो उठाएं, अभी लेकिन के लिए हम ये फिलहाल ना मान करें। सकते हैं कि कुछ दिनों की शायद ईरान शांति जी, बरते वहाँ पर। जहांगीर साहब, शायद ऐसा लगे। क्योंकि हम इसराइल की बात भी कर रहे हैं और आप वहाँ मौजूद हैं, अब जो आपस में चल रहा है नेतन्याहू साहब की कैबिनेट में, उस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? डिफेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू साहब की अपने पॉपुलैरिटी या मेजॉरिटी भी नहीं है अब सरकार में? बिल्कुल नहीं है। आप कमर आगा साहब ने जो कहा कि ये जो खानिया को जो मारने वाली बात और ईरान को जो उकसाने वाली बात है, ये नेतन्याहू की राजनीति को फायदा पहुंचाने वाली है। इससे इसराइल की सिक्योरिटी को तो नुकसान है ही, पर नेतन्याहू चाहते हैं कि ये लड़ाई फैल जाए और उससे फिर उनके सारे काम चल सकते हैं। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको पिछले 1.5 महीने से नेतन्याहू हटाने के चक्कर में है।
पर वो उनको फायर कर नहीं पा रहे। उसकी दो वजह है। एक तो अमेरिका के साथ जो उनकी वॉर कोलैबोरेशन चल रही है, उसका जो सबसे बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर है वो डिफेंस मिनिस्टर है। जी हाँ। डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही अमेरिका के सारे एडमिनिस्ट्रेटर बात करते हैं और उन्हीं से सारी चीजें वो इंफॉर्मेशन सोर्स करते हैं। तो अमेरिका का साथ गलांत के बिना खतरे में पड़ सकता है। दूसरा, योआव गलांत पब्लिकली बहुत ही ज्यादा सपोर्टेड है। ये देखिए कमाल की बात है, अक्टूबर के 7 के हमले के बाद अगर किसी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था या जन आक्रोश जिसके सामने होना चाहिए था, वो थे डिफेंस मिनिस्टर। पर जनता डिफेंस मिनिस्टर पे ज्यादा यकीन करती है क्योंकि जनता का आर्मी पे बड़ा भरोसा है कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, राजनेता नहीं कर रहे हैं अपना काम। तो नेतन्याहू आज अगर कर सकें तो वो गलांत को कैबिनेट से बाहर निकाल लेंगे। और गलांत अब नेतन्याहू की मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स के खिलाफ पब्लिकली उतरा है। तो जिसका जिक्र आपने किया, इसको महीने भर पहले उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि जी इजराइल के राजनेता इजराइल के लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जी ये कह के कि हम जीत रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम जीत कहीं नहीं रहे हैं, हम गाजा में तो कतई नहीं जीत रहे हैं। जी और वो चाहते थे कि राजनीतिक समझौता हो और ये सीज फायर की हॉस्टेज डील हो जाए। तो नेतन्याहू पे आर्मी का पूरा दबाव है कि अब आप राजनीतिक समझौता करेंगे और जो हॉस्टेज डील की मीटिंग है कल जी गुरुवार को, उसमें नेतन्याहू कोई अड़ंगा न लगाएं आखिरी वक्त पे, जो कि वो लगाते आए हैं। जी। मैं एक आगा साहब के पास आना चाहूँगा क्विक कमेंट के लिए। आगा साहब, वो ये कि अमेरिका में चुनाव है, वहाँ पे पूरा चुनावी माहौल चल रहा है, एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हो चुका है, दूसरे की तैयारी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की हुकूमत, चाहे वर्तमान की हो या नई जो बनने वाली हो, वो चाहेगी इजराइल में और ईरान के बीच ये तनाव चलता रहे, वेस्ट एशिया में ये डिस्टर्बेंस चलता रहे? हमने पहले भी देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि अमेरिका नहीं चाहता बहुत सी चीजें, लेकिन इजरायली लीडरशिप उस पर थोप देती। अगर इजराइल ने कोई एक कदम भी उठाया बड़ा, अभी कोई गारंटी नहीं है, नेतन्याहू को मारा है, उसको मारा है, क्या कहते हैं, हानिया को, हो सकता है अगले कुछ दिनों में किसी और को भी मार दें, तब तो ये जंग युद्ध जरूर होगी। और दूसरी बात ये भी है कि नेतन्याहू का मानना है कि ये बेस्ट टाइम है, अमेरिकन जी प्रेसिडेंट वीक है, वो जाने वाला है, लेम डक है, और ये इस समय अगर युद्ध होता है तो अमेरिका का तो दायित्व बनता है कि उस इजराइल को बचाए, किसी भी सूरत से उसको आना पड़ेगा। दूसरी जी बात ये कि प्रेसिडेंट जो वहाँ पे इस समय मौजूद हैं, जो बाइडन, उनका कमिटमेंट बहुत है इजराइल के प्रति, और वो अपने को खुद स्वयं ये कहते हैं कि वो एक जायनिस्ट क्रिश्चियन के रूप में कहते हैं। वहाँ पे अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी का क्या कहना है? जूइश लॉबी बहुत पावरफुल है, इलेक्शन टाइम में सब डिपेंडेंट रहते हैं जूइश लॉबी के ऊपर, दोनों पार्टी के लोग। तीसरी चीज ये है मतलब कि कैच 22 पब्लिक है जरूर सर, उनके खिलाफ है, खासतौर से अमेरिका के लिए भी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये आसान नहीं है कुछ भी इस बारे में तय कर पाना, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो ट्रंप हो या कमला हैरिस हो। बहुत बहुत वक्त की कमी है। शुक्रिया जहांगीर साहब, शुक्रिया आगा साहब, इस पूरे मसले पर आसान तरीके से समझाने के लिए।